नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर एक बार फिर आप सभी का इस YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। कई हफ्तों बाद हम लोग मिल रहे हैं और इस दौरान काफ़ी कुछ बदल गया है। चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक न्यूज़ चैनल में काम करता हूं और चूँकि न्यूज़ चैनल की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, तमाम मीडिया हाउस की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, तो मेरे यहाँ पहले मुझे ये छूट थी कि मैं बातचीत आप लोगों के साथ कर सकता हूँ। हमारे यहाँ इस तरह का वो था, लेकिन अब चूँकि नई चीज़ें बदल रही हैं, तो मुझे लगता है कि अब मैं आपके साथ इस यूट्यूब पर ज़्यादा दिन नहीं रह सकता हूँ कि जब आपके, हालांकि हम लोगों ने लगभग बंगाल चुनाव से अपना ये सफ़र शुरू किया था और बंगाल चुनाव के बाद बीच में फिर जून तक हमने ये किया। मई में मैं लौटा वहाँ से, मई तक हमने काफ़ी कुछ किया और मई के बाद जून और उसके बाद कोरोना की लहर में कोरोना से मैं संक्रमित भी हुआ। उस दौरान बीच में हम लोगों ने डाकुओं की बहुत सारी स्टोरीज़ की और आप लोगों के साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा इस समय के दौरान। हालांकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, जिस तरह का बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं कि वो एकदम मेटियोरिक राइज़ करते हैं, उस तरह का राइज़ नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ बातचीत होती रही, आप लोगों के साथ रिश्ता भी बनता चला गया और एक यूट्यूब मंच की तरह हम लोग एक दूसरे परिवार की तरह एक दूसरे से जुड़ गए थे। लगभग 26,000 के करीब आप लोग मेरे साथ सब्सक्राइबर भी हैं और काफ़ी लोग देखते भी रहे हैं। तो हम लोगों ने अलग अलग विषयों पर बात की और चूँकि मुझे लगता है कि पत्रकारिता का ये दायरा भी है कि लोगों के साथ, और ये एक मुझे लगता है कि एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत बड़े वरदान की तरह से आया सोशल मीडिया का ये नया रूप। और हम लोगों ने बातचीत, चूँकि इसमें आपकी बात और मेरी बात लगातार सेम पेस पर हो सकती है, वरना पहले फ़ोन पर होना और हर आदमी फ़ोन पर नहीं जानता था, तो अनजान दोस्त बनना भी एक बड़ा कारण था। तो इस दौरान हालांकि मैं अपने ऑफिस में जो न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल है, उस पर एक प्रोग्राम भी करता हूँ। 5:15 बजे लाइव करते हैं या फिर 6 बजे उसको लाइव करते हैं। तो उस पर अभी मैं करता हूँ, तो बहुत सारे लोग उस पर आ सकते हैं और जैसा कि चैनल के हिसाब से हम लोग लाइव करते हैं, उसी हिसाब से वहाँ लाइव होता है। वहाँ हम लोग गेस्ट भी जोड़ते हैं और अलग अलग इश्यूज़ पर बात करते हैं। वहाँ ये एक दायरा ज़रूर बंद जाता है, जो मैं ये कहूँगा कि वो ये होता है कि हम लोगों को यूपी पर ज़्यादातर यूपी सेंट्रिक बातचीत करनी होती है आजकल। लेकिन पिछले कुछ समय से अब हम लोग अगर आगे की तरह बात करें आज, तो इस बातचीत को मुझे लगता है कि हम लोग इस पर मिलना बहुत ही आगे मुश्किल होगा, क्योंकि जॉब में रहते हुए आपको ये सब करना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन आज चूँकि जब बातचीत कर ही रहे हैं, तो मुझे लगा कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम लोगों को काफ़ी बातचीत की जा सकती थी और की जाती हैं। एक तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ये इस तरह से बिहेव कर रही हैं, जो उनका नेचुरल जो पॉलिटिकल, उनकी अगर कोई आइडियोलॉजी हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ की करते हैं, तो वो अपनी जो एक आइडियोलॉजी का फ्रेमवर्क है उसमें बहुत ज़्यादा उसके साथ मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। यानी उस आइडियोलॉजी के साथ वो एक दूसरे को जेल करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये गठबंधन चलता जा रहा है। और जैसा मैं अक्सर राजनीति पर आप लोगों से बात करते हुए कहता हूँ कि राजनीति में एक तो वो जो बोला जाता है और एक वो जो किया जाता है, दोनों बिल्कुल दो विपरीत ध्रुवों पर होते हैं। आप इसको ये सोच सकते हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ कि रीजनल पार्टियाँ किस तरह से किसी बेस पर खड़ी होती हैं और उनका वो बेस काफ़ी नैरो होता है, एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना पार्टी के अब नायक हैं, और वो भी वंशवाद के साथ वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने अपना कोई जौहर दिखलाओ राजनीतिक ये नहीं है, तो लेकिन उनको उन्हीं के समर्थकों ने ऐसी एडप्ट किया जो बाला साहब ठाकरे को जानते थे। और बाला साहब ठाकरे का सबसे बड़ा बेस क्या था वो सबको मालूम है कि उन्होंने मराठा प्राइड की बात की, मराठा उस पर किया, और उनके शिवसैनियों को उत्पात हम लोगों ने खूब देखा जब हिंदी भाषी लोगों पर उन्होंने उनको मारा पीटा, तमाम चीज़ें की। और अपना एक जो हिंदू स्टैंस है, क्योंकि जिसको याद होगा 1992 का, तो उसके बाद सबसे पहले आगे बढ़ के नेता
अगर कोई आया जिसने कहा तो बाला साहब ठाकरे थे, जिन्होंने कहा कि हाँ वो जो विवादित ढांचा है, जो मस्जिद बनाई गई थी मंदिर को तोड़कर, उस ढांचे को ढहाने का मेरे शिव सैनिकों ने किया है, इस तरह का उन्होंने दावा भी किया था। यानी एक जो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जो स्टैंस बनाया था वो हिंदू स्टैंस था। वही पॉलिटिकल पार्टी अब सत्ता के साथ रहने में आपको दिखेगा कि जैसे वो पहले अपनी आइडियोलॉजी जिसके लिए खड़ी हुई थी उससे कहीं दूर खड़ी हुई है। इसमें मैं उसकी निंदा या उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, बस मैं आपको राजनीतिक जो तरीके होते हैं और उनके लोग कितनी आसानी से अब तमाम उनका जो वोटर होगा वो उनको इस बात को भी यथोचित तरीके से आपके सामने पेश कर सकता है कि नहीं ये कितना ज़रूरी है और पार्टी अभी भी पुराने स्टैंड पर है। उसी तरह से जब जिस तरह से अगर हम लोग देखते हैं कि बीजेपी ने जब कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन किया था तो तमाम लोग चौंक गए थे। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, पीडीपी वही पार्टी है जो पाकिस्तान के साथ बातचीत की हिमायत करती है हर स्थिति में, और उसके साथ बहुत सारे, याद होगा आपको, जो अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल पर ज़मीन दी गई तब 2010, और उसमें जिस तरह के दंगे हुए थे उस सब में, और उस ज़मीन के देने के खिलाफ तमाम चीज़ों में पीडीपी का रुख क्या था और बीजेपी का रुख क्या था। लेकिन सत्ता वहाँ ले आती है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हैं, और इसीलिए राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता है। हालांकि मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि कोई संभावनाओं का खेल है। ये सिर्फ एक स्वार्थ के लिए इकट्ठा होने का खेल ज़्यादा दिखता है, क्योंकि आपके पास अगर आप वाकई कोई आइडियोलॉजी रखते हैं तो फिर वो तो एक दूसरे की टकराहट में एक दूसरे के सामने कैसे मिल सकती है जब तक कि उसमें कोई राष्ट्रहित न सध रहा हो। लेकिन यहाँ तो कोई राष्ट्रहित सधने से ज़्यादा पार्टी हित सध रहा है, क्योंकि कोई ये कहे कि बीजेपी पीडीपी के साथ मिलकर जब सरकार बना रही थी तो उससे बहुत कुछ उन्होंने हित साधा होगा। मुझे हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्होंने शासन के अंदर घुस के तमाम चीज़ें जानी और सारा सिस्टम फाइलों का मूवमेंट देखा। हो सकता है ये रहा हो, लेकिन आम आदमी आज भी उसको ढूंढता है तो उसको कई सारी चीज़ें उसमें उलट दिखती हैं। जिस तरह से अब शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन है, उसके लिए जो निहायत दलील देने वाले हैं, उसके साथ समर्थन में खड़े वाले लोग वो हैं जो पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन को आसानी से गाली दे सकते थे। उसी तरह से आज आपको केजरीवाल साहब भी दिखाई दे सकते हैं जो कांग्रेस के साथ दिल्ली में मिलकर सरकार बना सकते हैं और फिर बाद में कांग्रेस को गाली भी दे सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, हर एक पार्टी की हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय दिलचस्पी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो दिलचस्प समीकरण हैं जिनमें आपको दिखता है कि ये एक साथ बैठ नहीं सकते लेकिन वो एक साथ सरकार चलाते हुए दिखते हैं, तो वो हमको महाराष्ट्र में दिखता है। एक आने वाले समय का चुनाव आपको बहुत ही दिलचस्प दिखेगा, वो गुजरात का चुनाव होगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी अब आपको बहुत सारी ताकत झोंकती हुई मिलती है। जिस तरह से हम लोगों ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक पूरा टारगेट बनाकर जीत के लिए लक्ष्य निर्धारित करके जीतने का काम होते हुए देखा, क्या वो गुजरात हो सकता है? और अगर गुजरात होता है तो क्या आपको लगता है कि केजरीवाल आने वाले वक्त में विपक्ष के एक ऐसे नेता के तौर पर सामने खड़े होंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबिल जो वोटर्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार चर्चाओं से बाहर होते जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका व्यक्तिगत करिश्मा कभी था, लेकिन चूँकि वो विपक्ष के तौर पर थे और उन्होंने अपने आप को, चूँकि कांग्रेस का जो वोट है उसके बीच में वो एकमात्र युवराज हैं, अब राजा भी उन्हीं को कह सकते हैं, उस तरह से वो अपने वोटर्स के सामने थे। लेकिन धीरे धीरे उनका ये राज्य अब बिल्कुल छिजता जा रहा है, जिसको कहना चाहिए ये छिजन है जो लगातार हमको दिख रही है। ये हर एक चुनाव में पहले से कमज़ोर होती हुई कांग्रेस पार्टी सामने आती है और जिन राज्यों से वो गायब हो गई वहाँ वह फिर वापसी करना उसके लिए बहुत असंभव दिख रहा है। ऐसे में चूँकि जब यूपी का चुनाव हो रहा था तो बहुत सारी बातें हो रही थी, तमाम लोग कह रहे थे आसानी से जीत जाएंगे, तमाम कह रहे थे नहीं बहुत बुरी तरह से जो है बीजेपी हार जाएगी, इस तरह की बातें भी हो रही थी। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर आपको देखनी पड़ती हैं कि जब आप चुनाव आ जाता है उससे पहले के दिन भी कुछ मुद्दे मायने रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम गुजरात में जाते हुए देखेंगे तो तब तक जो साबरमती में कितना पानी बह चुका होगा, नर्मदा कितना पानी देगी राजनीतिक दलों की सूखी ज़मीन पर, ये भी देखना होगा। चूँकि 2017 का मुझे चुनाव याद है जो बहुत ही कांटे का चुनाव था,
जहाँ का गुस्सा मुझे याद है कि होम मिनिस्टर्स, मेरे लिखे हुए लेख हैं जो उस समय के, जो भी फेसबुक पर जाकर देखना चाहे वहाँ देख सकता है। जो उस समय जो इस समय देश के गृह मंत्री हैं, उस वक्त नहीं थे, अमित शाह जो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। और पटेल वोटों को लेकर लगातार हम लोग जिस जिस गांव में भी घूमे, हम लोगों ने उस दौरान कड़वा पटेल, लौवा पटेल, तमाम चीज़ों को वहाँ जाकर समझा और लोगों के साथ शेयर किया। उमिया माता और तमाम जगह पर हम लोग जाकर देखे। और उस समय भी जातिवाद का एक बहुत बड़ा ताकतवर गठबंधन जो है कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था, चूँकि बीजेपी को हराना चाहते थे। लेकिन हमको लग रहा था कि बीजेपी वहाँ उस वक्त तक, चूँकि वही मैंने जो कहा था कि जातीय गणित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने की जो उनकी लंबे समय से दिख रही एक रवायत है, वही मुझे आखिर तक काम करती हुई दिख रही थी, तो उसने वहाँ काम किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार क्या वो कांग्रेस का स्पेस भर सकती है, ये सवाल गुजरात के चुनाव पर सबसे बड़ा आएगा। तो इस पर मुझे लगता है कि हम लोग अलग फोरम पर अगर उस पर बात कर पाए तो उस पर करेंगे। चूँकि इस पर तो हम लोग देखेंगे, अभी तो सिर्फ एक रैली हुई है जिसको हमने बहुत बड़ी रैली के तौर पर देखा, सूरत में देखा। और पहले वही नारे के साथ हैं, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, इस तरह के नारों के साथ वो वहाँ पहुँच गई है। पंजाब में हालात, जैसा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका एक आउटर लाइन पर, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ कि जनता जिसको चुनती है, मैं उसके मानता हूँ कि जनता की राय को संवैधानिक दायरे में तरजीह देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पंजाब में उन्होंने चुना, लेकिन 15 के करीब जो है वहाँ मर्डर जो हुए, जिसमें कुछ कबड्डी खिलाड़ियों के मर्डर भी हैं और कुछ दूसरे मर्डर भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो व्यवस्था थोड़ा सा उस तरफ जाती हुई दिख रही है। लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं एक जर्नलिस्ट की तरह से कि वो चीज़ें उस तरफ ना जाएं जिस तरफ की हम लोगों ने पंजाब को कई बार जाते हुए देखा है। लेकिन अभी कम से कम ऐड तो दिख ही रहे हैं जिनमें कि पंजाब बहुत ही खूबसूरत और बहुत भ्रष्टाचार से मुक्त होता हुआ दिख रहा है। ये ऐड हम लोग हर एक मीडिया हाउस पर देख रहे हैं। तो क्या गुजरात में ये होगा? गुजरात में क्या वाकई इस बार चुनौती खड़ी कर पाएगी आम आदमी पार्टी? और क्या कांग्रेस वहाँ से विपक्ष की जगह छोड़ रही है? क्योंकि अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस से बीजेपी या वो तमाम, हालांकि अभी तक के माहौल को देखते हुए लगता है कि बीजेपी अभी भी वहाँ लीड वाली पार्टी होगी। लेकिन आज की डेट में भी सवाल दूसरे नंबर का या विपक्ष किस पार्टी पर है। तो क्या वहाँ आप देखेंगे कि गुजरात में प्रशांत किशोर कांग्रेस का पूरा कैंपेन संभाल के उसको सत्ता में ले आएंगे क्या? इतने लंबे समय से सत्ता से दूर बैठी हुई, जैसे गुजरात में तो सत्ता से कोई रिश्ता ही ना रह गया हो कांग्रेस का। हालांकि विपक्ष के तौर पर वो लड़ती हुई ज़रूर दिखती है और पिछली बार वो बहुत ताकत के साथ लड़ी, लेकिन क्या इस बार प्रशांत किशोर उसको वापस ला सकेंगे? या केजरीवाल और प्रशांत किशोर के बीच की जो ये रणनीतिक लड़ाई होगी उसको गुजरात में देखना कितना दिलचस्प होगा, ये आने वाले समय में होगा। अगर मैं आपसे किसी प्लेटफॉर्म पर बात कर पाया तो उस पर अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अभी तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर सिवाय उसके न्यूज़ स्टेट यूपी उत्तराखंड के नहीं उपलब्ध होऊंगा। मैं कोशिश करने की बात करेंगे, मतलब इस पर क्या होता है इस पर अभी हम लोग बात कर पाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ अगर आपको दिखाई दे रही हो, बीच में कुतुब मीनार का भी इशू आपने सुना, उस पर भी बात करनी थी, लेकिन मुझे लगता है उस पर और लंबी बात मैं किताबों के होनी चाहिए। मेरे पास जो किताबें रखी हैं, जो रेफरेंस हैं, उन पर हम लोगों को बात करना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ों पर बात कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दो है। एक जो उसके लिए कोर्ट में पहुंचा हुआ है कि वो एक मंदिर था, लिहाजा उसको वापस लौटाया जाए। और दूसरा जो वहाँ से मूर्तियाँ, जो तरुण विजय ने जो खत लिखा है वो आर्कियोलॉजी को, कि वो वापस उनको म्यूज़ियम में रख दिया जाए ताकि उनको सम्मान के साथ रखा जा सके। क्योंकि अभी वहाँ जूते चप्पलों के साथ गणेश जी की मूर्ति, जो एक लोहे के सीखचों में बंद है, दूसरी वहाँ उल्टी तरफ से लगी हुई है। वो जो मस्जिद तोड़ के जो मंदिर तोड़ के बनाई गई थी, तो वो दिखता है 27 जैन मंदिरों को और हिंदू मंदिरों को तोड़ने के बाद वहाँ वो मीनार और वो तमाम चीज़ें बनी हुई हैं। तो उस पर भी देख रहे हैं, उस पर भी बड़ा दिलचस्प हो सकता है कि आखिर कैसे शुरू हुआ वो ऑनसलात इंडिया में, जिसको विल डुरंट ने भी कहा कि वो दुनिया का सबसे दर्दनाक, सबसे बड़ा
हिस्टोरियंस, दुनिया के अलग अलग हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने भी हिस्ट्री को सही तरीके से देखने की कोशिश की। उन्होंने इस जेनोसाइड को सबसे बड़ा जेनोसाइड माना। इसके अलावा एक और बात मुझे लगता है कि इस दौरान नए नए आपको ऐसे साधुओं के नाम दिखेंगे और इस तरह के लोग हैं जो बाकायदा ओपनली, चाहे वो सीतापुर में हो आप देखेंगे या फिर कहीं अलग अलग मंचों पर हों। दरअसल जो हिंदू जागरण का काम हो रहा है, जो सनातन परंपरा को समझने का, इस राष्ट्र के साथ तादाद में जोड़ने का, उसके साथ वापस जड़ों की तरफ लौटने का, और इस दौरान जो 70-75 सालों में इतिहास के साथ जो खेल किया गया और इसके साथ 800 सालों के जिस तथाकथित राज की वो बात करते हैं, वो भले ही राज ना रहा हो लेकिन एक आतंक का काल जरूर इस देश में रहा है। उसके बारे में जैसे जैसे लोगों की जानने की जिज्ञासा बढ़ रही है, उसी दौरान बहुत से जो जिनको मैं कहूँगा कि जो बहुत ही कपट से भरे हुए व्यक्ति हैं, वो इस तमाम चीज़ों का इस्तेमाल अपने आप को प्लेटफॉर्म देने के लिए कर रहे हैं। जो मस्जिद के बाहर जाकर आपने देखा होगा कि एक जगह वो हमने देखा कि उसने क्या क्या नहीं कहा। इसके बाद दूसरी सभा में महिलाओं के लिए जो उसने अलग अलग 2-3 जगह एक साथ ऐसा हो रहा है जिसमें वो हमारे जो धार्मिक कपड़े हैं उनको पहनकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कम से कम धर्म से रिश्ता नहीं रखती हैं। कम से कम हिंदू धर्म से, मैं कोई अपोलोजिस्टिक नहीं होता हूँ इस बात को लेकर, और मुझे इसमें कोई कि मैं हिंदू धर्म के उस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे वो जो तमाम एक ब्रिगेड है जो महिलाओं मुस्लिम महिला पत्रकारों की है, जो ये कोशिश करती है कि हर एक ऐसे इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए, बाकी तमाम इशू पर वो खामोश हो जाती हैं। बिरयानी को भी जो अरब से आई हुई डिश बताती हैं, जो जिनको लगता है कि अरब में से कल्चर आई होगी, जो 700 सालों तक जो जिस समय पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के मंदिरों की जो जिनको तबाह करते हुए उनके साथ आए हुए हिस्टोरियंस ने ये लिखा कि वो इंसानी हाथ नहीं हो सकते, जहाँ वो तंबू में रहने वाले लोगों से यहाँ शिल्प कला आई होगी। इस तरह की हिस्टोरियन पैदा हो गई हैं अलग अलग। वो तमाम लोग इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, और इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान सनातन धर्म की उस परंपरा को हो रहा है, जो बाहर जाकर भी उन देशों के जो विकास है उसमें हिस्सा जुटाती है। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सा साइन है। इस पर एक अलग से बात की जानी चाहिए थी। मुझे लगता है मैं उस पर बात भी करना चाहता था, क्योंकि ये लोग कभी भी परंपरा का हिस्सा नहीं रहे। सनातन परंपरा में कभी इस तरह के लोग नहीं रहे। सनातन परंपरा युद्ध करने की ताकत देती है, युद्ध करना क्षमता का काम है, और उसमें कोई कायर आदमी युद्ध नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कभी आपको बहुत सारा इतिहास अगर आप पलट कर देखेंगे तो आपको हैंड टू हैंड लड़ते हुए नहीं दिखे। उन्होंने ज़्यादातर टर्किश हों, अरबिक हों, या उन लोगों ने अगर मध्य युग के राजाओं के साथ, चाहे वो राजपूत रहे हों या जाट रहे हों, या तमाम लोगों के साथ जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी तीरों के, तोपों के, उनके दम पर, क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो बहुत पीछे रहते थे, क्योंकि उनको मालूम है वो तो जिस काम के लिए आए सिर्फ उसके लिए लड़ते। तो कोई बहुत बहादुरी का, कोई उनका युद्ध का इतिहास नहीं बताता कि वो बहुत बड़े बहादुर थे। वो बहुत ही नरशंस, बर्बर और रक्त पासू और बलात्कारी मानसिकता के, और उसके अलावा उनके पास बताने के लिए कुछ और नहीं है। धोखा, और ज़्यादातर बड़ी लड़ाइयाँ आप देखेंगे कैसे धोखे से जीती गई हैं। तो उस पर भी मुझे लगता है कि हम लोगों को बात करनी चाहिए थी। और सबसे ज़रूरी बात थी कश्मीर अभी भी आपको कल जो परसों, हाँ कल जो नौहट्टा में हुआ, वही वो जो बड़ा वहाँ मस्जिद है जिसमें मीरवाइस मौलवी फ़ारूक वो रहे हैं, या उनके ख़ानदान के पास रही है मीरवाइस के, वहाँ फिर वही पाकिस्तान समर्थन में नारे लगना, मूसा, जाकिर मूसा, यानी जिसको लेकर मैंने आपको कहा था कि कश्मीर फ़ाइल पर हम लोगों ने, मुझे लगता है कि हम लोगों ने पूरी तरह बात नहीं की कश्मीर फ़ाइल पर। उस पर बात करना ज़रूरी था, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं इस सिलसिले को यहाँ। तो मैं एक बार आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपके इस प्यार का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे साथ इस तरह से अपना रिश्ता जोड़ा, और हम लोगों ने उस रिश्ते को मैंने निभाने की ईमानदारी से अभी तक कोशिश की है, और कोशिश करूँगा कि ये रिश्ता टूटे नहीं, हम लोग इसको बनाए रखें। क्योंकि बहुत सारी बातें आपके साथ मैं कह पाता हूँ जो वहाँ नहीं गए, जैसे मसलन किताबों पर हम लोग बात
कर सकते हैं, कविताओं पर बात कर सकते हैं, सब पर बातें कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इस पूरे हिंदुस्तान को मेरी घूमने की जो एक ये है, जो पूरी मेरी यात्रा रही है, उसके संस्मरण भी आपके साथ शेयर करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग मुझसे उस पर किताबें मांगते हैं, लेकिन चूँकि पत्रकारिता इतना मतलब वक्त से भी ज़्यादा काम मुझे लगता है कि इधर उधर ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा खैर पत्रकारिता में तो इतना वक्त नहीं लगता है, लेकिन वो नहीं देती तो भी मैं आपके साथ साझा करता। मुझे लगता है कि हम लोगों को वो ये तरीका फिर भी हम लोग देखेंगे किस तरह से आपके साथ बातचीत है। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका ये स्नेह जिसका मैं कोई जिससे ऋण नहीं हो सकता हूँ, ये आपका ऋण है। और हम लोग फिर कोशिश करेंगे। बाकी आप सबसे इसी के लिए, बल्कि आप जुड़े, सब्सक्रिप्शन आपने लिया, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही हौसला बढ़ाने वाली चीज़ थी। तो अभी तक के लिए इतना ही। हम फिर किसी दिन फिर किसी और बात पर बात करेंगे। जो मैंने इतनी सारी बातें की, इसी दौरान चुनाव की भी बात थी, जो विधान परिषद का चुनाव है, पिछली बार की समाजवादी पार्टी की 30 सीटें इस बार कितनी रहती हैं 36 में से, ये भी देखने वाली बात थी। हालांकि ताकत की जीत होती है, प्रशासन सत्ता का इस्तेमाल होता है। फिर बाबा योगी आदित्यनाथ ने अपने बुलडोज़र को भी बहुत कहा है कि थोड़ा देख के चलें, हालांकि बहुत ही मुझे लगता है वो सुलझी हुई राय थी। और सबसे बड़ी बात तो मैं समझ रहा था कि केजरीवाल की राजनीतिक जो उनका एक कैरेक्टर्स है उस पर बात करनी थी। लेकिन अभी इतना ही, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। और मुझे आपके साथ लगातार न जुड़ने के लिए माफ़ी दीजिए। और मैंने आपसे कहा है कि आप अगर उस पर आएंगे, न्यूज़ स्टेट यूपी उत्तराखंड 5:15 बजे, संडे छोड़ देंगे, 5:15 बजे और 6 बजे का मैं समय एक टाइम फाइनल करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस पर मैं लाइव रहता हूँ। तो आप अगर आएंगे तो अपने सवालों के साथ, तो मैं उस पर सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।